जी हां, एजेंडा में आज बात करेंगे राहुल गांधी के इमोशनल कार्ड की। नरेंद्र मोदी के आक्रामक अंदाज के बरक्स राहुल जनता की भावनाओं को भुनाने की कोशिश में है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता से जुड़ने के लिए वो भावनाओं का सहारा ले रहे। राजस्थान के दौरे पर गए राहुल गांधी ने चुरू में अपनी दादी और अपने पिता को याद करते हुए यहां तक कहा कि उन्होंने मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद वे मुझे भी मार डाले, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के भाषण में भी राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया की बीमारी का जिक्र किया था। सवाल यह है कि क्या अपने जज्बाती अंदाज से राहुल जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे और क्या वाकई में वो एक परिपक्व नेता बनकर उभरेंगे जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, और क्या इसका फायदा चुनाव में होगा? यही आज का चंदा। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। राहुल गांधी, इसे आप राहुल गांधी का स्टाइल स्टेटमेंट कहें या सिग्नेचर टोन, लेकिन अब जज्बातों को ही राहुल ने शायद अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया है। जब वो जनता के बीच होते हैं तो पूरी कोशिश जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की होती है। जरूरी मुद्दों को भी राहुल भावनात्मक अंदाज में छू रहे। अपनी दादी की हत्या का जिक्र करते हुए राहुल ने यह बताने की कोशिश की कि गुस्से से सिर्फ गुस्सा पैदा होता है। राहुल ने यह भी कहा कि मैं चुनावी भाषण नहीं दे रहा, बल्कि अपने दिल की बात कर रहा हूं, और वो भी अपनी मां के कहने पर। मैं ऐसे भाषणों में जाता हूं और विकास की बात करता हूं, प्रगति की बात करता हूं, आतंकवाद की बात करता हूं, दंगों की बात करता हूं, भाईचारे की बात करता हूं। मां ने मुझे कहा कि उनकी कहानी नहीं बोलनी चाहिए और अपनी कहानी बोलनी चाहिए, तो मैंने सोचा अपनी कहानी बोल दूं। इससे पहले मध्य प्रदेश के शहडोल की जनसभा में राहुल ने सोनिया गांधी की बीमारी का जिक्र करते हुए बताया था कि बीमारी के बाद भी मां संसद में खाद्य सुरक्षा बिल पर वोटिंग के लिए रुकी रही। राहुल बीजेपी पर निशाना साधना भी नहीं भूले। राहुल ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी लोगों की आपस में लड़ाई कराती है, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूं। जाहिर है बीजेपी को हमला करना है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल के भावनात्मक भाषण को इमोशनल अत्याचार करार दिया। जब सत्ता में 9.5 सालों तक इन्होंने देश के साथ इकोनॉमिक अत्याचार किया, अब जब चुनाव आ गया तो इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने लोग देश के जो है वो बेवकूफ नहीं है और देश के लोग समझ रहे हैं। जाहिर है राहुल ने प्रचार की एक अलग राह पकड़ी है। देश में यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बना है, जिसका फायदा देश में बीजेपी और दिल्ली में आप जैसी पार्टियां उठाने की फिराक में। अब सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर राहुल का इमोशनल टच भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या राहुल अपने जज्बाती अंदाज से जनता को खुद से जोड़ने में कामयाब होंगे? दूसरा सवाल, क्या राहुल के भावनात्मक भाषणों से यूपीए सरकार के खिलाफ नाराजगी कम होगी? और तीसरा सवाल, क्या राहुल के जज्बाती भाषण उनकी सियासी परिपक्वता का सबूत है? चौथा सवाल, क्या राहुल अपने इस जज्बाती अंदाज से आक्रामक मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या राहुल के इस अंदाज का कांग्रेस को 2014 में फायदा भी होगा या नहीं? राहुल के इस इमोशनल अंदाज की असली परीक्षा 2014 में के लोकसभा चुनाव में ही होगा। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, सिर्फ जज्बात ही नहीं, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी बोले राहुल गांधी। बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला और CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया। प्रभु जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आज बोले और इसके पहले जिस तरीके से शहडोल में उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया था फूड सिक्योरिटी बिल के मसले पर, क्या इसको माना जाए क्या एक सोची समझी रणनीति है या राहुल वाकई भाषण देते समय इमोशनल हो जा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। बड़ा क्लियर है कि मोदी के खिलाफ अगर कुछ बात कहनी है, क्योंकि डेवलपमेंट एजेंडा
और बाकी चीजों के ऊपर कांग्रेस की साख अभी गिरी है। हालांकि वो कह सकते हैं कि 10 साल में हमने इतना फॉरेन एक्सचेंज किया, इतना डेवलपमेंट किया। आजकल देखते होंगे दिग्विजय सिंह एक क्वेश्चन रोज करते हैं कि गुजरात का विकास का मॉडल जो है वो गलत है। मुझे लगता है कि जनता के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। अगर सच भी है तब भी असर उतना नहीं हो रहा है, ऐसे कांग्रेस के लोगों को महसूस होता है। इसलिए वो राहुल परिवार और गांधी परिवार के सेक्रीफाइस जो हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि देश के अंदर उनके परिवार का सेक्रीफाइस इसलिए हुआ है कि वो देश की एकता को बनाए रखना चाहते थे, देश को टुकड़े होने से बचाए रखना चाहते थे, देश की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहते थे। ये कि इमोशनल एक पिच के ऊपर कि अगर आप भारत को टूटना नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं, किस तरह से मेरे पापा को मारा, किस तरह मेरी दादी को मारा, किस तरह से मेरे को मार सकते हैं, क्योंकि हम लोग केवल देश को इकट्ठा रख सकते हैं। इसलिए वो आर्थिक मुद्दों के ऊपर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, डेवलपमेंट इश्यू के लिए मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत की उन्होंने तारीफ की, परंतु हम लोग जो हाईलाइट कर रहे हैं कि उनको पहली बार उन्होंने अपनी वर्णन किया अपनी सेक्रीफाइसेस का। तो पोलराइजेशन मोदी के नाम पर होगा, जो कम्युनल के नाम पर वायलेंस होती है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह की भाषा से कई बार उनको लगता है कि जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा कांग्रेस का चुनाव में जीने की स्थिति में नहीं है। ये सोची समझी रणनीति का एक उनका तरीका है। संजय जी, राहुल गांधी की स्पीच आपने पूरी सुनी, जिस तरीके से प्रभु भी कह रहे, वो इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए जहां किस तरीके से इंदिरा गांधी की हत्या की और अचानक कोई इमोशनल होते हुए कहते हैं ये शायद मेरी भी हत्या करा देंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात को लेकर यह है कि उसके बाद वो बीजेपी का जिक्र करते हैं, तो जिस तरीके से मोदी की पर्सनालिटी सामने आ रही है उसको वो अपने इमोशनलिज्म से या इमोशनल अंदाज से, और अगर हम कहें मुख्तार अब्बास नकवी के शब्दों में इमोशनल अत्याचार से, क्या वो वोटर को स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना नया अंदाज डेवलप कर रहे हैं? बिल्कुल वो वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष जी, लेकिन इमोशनल अत्याचार तब एक बार चलता है जब उसके पीछे सिंसियरिटी हो, न कि तैयारी। जैसे ही वो तैयारी और रणनीति के रूप में सामने आता है तब वोटर के प्रति उसके बारे में विश्वसनीयता वोटर के दिमाग में कम हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, जहां दो काम करना है कि बहुत ही जज्बाती बना देना है लोगों को, और दूसरी तरफ किसी अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में डर फैला देना है, तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉट है। ये तो कोई भी समझेगा। ये बताइए आशुतोष, हमारे पास कोई स्टाफ आता है जब हम एनुअल अप्रेजल करते हैं और वो अपनी आर्थिक तंगी का रोना गाना करता है, उसके आधार पर आप उसको ज्यादा पैसे दे देते हैं क्या इंक्रीमेंट के तहत? ऐसा तो नहीं होता है। काम अच्छा हो जी, परफॉर्मेंस के आधार पे करते हैं। यानी संजय जी का इशारा बिल्कुल साफ है कि अप्रेजल तो परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा और उसी के आधार पर तय होगा कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जनता आपको नकार देगी। लेकिन सुधांशु जी आपके पास में आऊंगा, लेकिन रीता जी, सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या आज के जमाने में जब हिंदुस्तान एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, एक नया समाज खड़ा हो रहा है, वैसी जनता आज से 20 साल पहले 25 साल पहले वो इमोशनल जो भावुक मुद्दे थे उसमें फंस जरूर जाती थी। क्या ये भावुक मुद्दे को एक घिसा पिटा अंदाज है जिसको एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं वो, और क्या चलेगा? देखिए, चर्चा जिस दिशा में जा रही, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जी। अगर इतनी बड़ी कुर्बानियां हमारे देश की, इंदिरा जी किस चीज की शिकार हुई? वो सांप्रदायिकता की शिकार हुई। राजीव जी किस चीज के शिकार हुए? आतंकवाद के शिकार हुए। और अगर आप सोचते हैं कि इस देश के सामने दोनों मुद्दे है ही नहीं, तो आप कह दीजिए। फिर डिबेट को इस तरह से कहना इमोशनल अत्याचार, क्या कहना चाहते हैं मुख्तार अब्बास नकवी? इनके पास तो बस एक ही है, गोडसे जिसने महात्मा गांधी को मारा। अगर इंदिरा जी की कुर्बानी, राजीव जी की कुर्बानी देश का इतिहास है, हम कांग्रेसियों के लिए बहुत ही भावुक विषय है। और एक नहीं 100 बार हम इन विषयों को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कुर्बानी हुई है आतंकवाद की बेदी पर, इनकी कुर्बानी हुई है सांप्रदायिकता की बेदी पर। और राहुल जी यही समझा रहे थे कि अगर इस देश को में घृणा फैलाना बहुत आसान है, इस देश को बांट देना संप्रदाय के आधार पर, इस देश को बांट देना और उसमें लोगों में गुस्सा पैदा कर देना तो बहुत आसान बात है। लेकिन फिर उस गुस्से को शांत करके और फिर
प्रगति की बात करना, देश के निर्माण की बात करना, ये बहुत कठिन होता है। और अगर आपने उनकी पूरी स्पीच सुनी, मैंने भी सुनी, उनका प्राय यही था कि मेरे मन में भी गुस्सा आया था, जिसको शांत करने में मुझे बरसों लग गया। ये कहना चाह रहे थे वो। तो उनका टारगेट यही है कि भाई आप डेवलपमेंट की बात करो, आप सांप्रदायिकता की बात, आप अगर देश को देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, आप इसको क्या मानते? ये चुनावी रणनीति नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में बाद में बात करेंगे। चुनावी रणनीति बीजेपी की थी कि नहीं थी? उस पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले 3 आज उनके विधायक जेल में पड़े हुए हैं। आप दंगे करवाओगे, लोगों को मरवाओगे। आपके कितने लोग हिंदू जिनको आप कहते हैं कि हम हिंदुत्व की आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गोवालकर की करते हैं, सरवारकर की करते हैं, आप ये सब बात करें तो ठीक है। और कांग्रेस अगर अपनी कुर्बानी की बात करे तो गलत है। बट रीता जी आप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हो, साथ ही साथ आप इमोशनल भी हो रहे हैं। कानून की बात करी रीता जी, आप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही इमोशनल भी हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर देश में यह भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई निश्चित रूप से आतंकवादियों के शिकार इंदिरा गांधी भी हुई और आतंकवादियों का शिकार राजीव गांधी भी हुए। लेकिन एक सवाल ये भी लोग करते हैं कि भाई इस आतंकवाद को खड़ा किसने किया? पंजाब का आतंकवाद किसने खड़ा किया? और तमिल आतंकवाद एक तरीके से उसकी जड़ें किसने रोपी? ये आरोप भी तो कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा ना। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जटिल विषयों पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी और इस विषय को आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन राहुल जी की आप सारी स्पीचेस देखिए, पिछले दिनों में आधे दर्जन से ज्यादा बड़ी उन्होंने रैलीज की हैं। हर रैली में उन्होंने विकास की बात करी है, यूपीए सरकार की नीतियों की बात करी है, उन्होंने जो कार्य किए उसकी बात की है। लेकिन राहुल जी ने पहली बार ऐसा नहीं किया कि अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया हो। अक्सर वो अपने भाषणों में, आज से नहीं, 7 साल तो मैं अध्यक्ष रही, मैं उनके साथ घूमी हूं, 150-200 रैलीज मैंने उनके साथ की है। हर भाषण में, हर चौथे 5वें भाषण में अपने व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वो किसी किसान के साथ हो, क्या आज ये कारगर होगा क्या? पार्लियामेंट में हो या अपनी दादी के साथ हो। अपनी दादी से उनका बहुत लगाव था और इंदिरा जी वो बात सही आपकी सीखा है और उनके प्रसंग को अक्सर बोलते हैं। अब चुनाव के वक्त बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं इमोशनल पिच है। ऑफ कोर्स इट्स एन इमोशनल इश्यू फॉर द कांग्रेस पार्टी और हम अपने नेताओं का नाम लेंगे। अगर आप गोलवालकर सरवारकर का नाम लेंगे बीजेपी वाले, हम तो जरूर लेंगे। हम इंदिरा जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? आपकी कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अलग विरासत है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, अगर कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी या राहुल गांधी अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कत्ल का जिक्र करते हैं, उससे बुराई क्या है, क्या गलत है? आशुतोष जी, मैं चाहूंगा कि अब मुझे भी सुन लिया जाए और बीच में ना टोका जाए, क्योंकि मैं बड़े गौर से सबको सुन रहा हूं। जी, आपने 5 प्रश्न उठाए, मुझे लगता है आपने 2 प्रश्न उठाना भूल गए कि क्या अब राजनीति इस हद तक गिरेगी कि आप जो है शहादतों के ऊपर राजनीति करेंगे? क्या राजनीति अब इस हद तक गिरेगी कि आप मौत को जो है मुद्दा बना के, जो देश के सामने असली मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो, सुरक्षा का हो, उसको डाइवर्ट करेंगे? अब मैं आ जाता हूं, इन्होंने अपनी बात करी कि श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत पे कैसे इनको गुस्सा आया। बहुत अच्छी बात है, आपको गुस्सा आया। आपको वो जो 5000 निर्मम सिखों की हत्या हुई थी, उन बेगुनाहों की मौत पे क्यों नहीं गुस्सा आया? क्यों आपके आंसू उन पे नहीं निकले? क्या उनका खून पानी है और आपका खून खून है? आप इस देश में करना क्या चाहते हैं? आप इस देश की राजनीति को एक नए लो तक ले जाना चाहते हैं, फिर सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं। आज देश के सामने 29 साल पहले के वो मुद्दा है या ये मुद्दा है कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, गरीब आदमी के जो रोटी है उसका इंतजाम कैसे होगा, क्या महंगाई से जो एक गृहिणी मरे हुई है उसका इंतजाम कैसे होगा? आपने बात करी तमिलनाडु के अपने पिताश्री की शहादत की, किसने करवाया था तमिल का सारा मामला? भाजपा ने करवाया था। और सबसे जो शर्मनाक बात है, पहले मैं उस पर आना चाहता हूं। आज मैं इतना आक्रोशित हूं कि मैं बता नहीं सकता। ये कहते हैं इंटेलिजेंस वालों ने इनको कहा कि यहां के मुसलमान जो है पाकिस्तान में पलायन करना चाहते हैं। अरे कम से कम शर्म करिए, आप मुसलमानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश न करिए। वो देशभक्त है, उनके लिए हिंदुस्तान उनका देश है, ये देश जो है उनकी मां है, वो कोई पाकिस्तान की तरफ से नहीं देख रहा। ये आपकी सांप्रदायिकता कह रही है। और देखिए
सुधांशु जी 2002, आज आप 2014 में जा रहे हैं और 2013 में हैं। उसकी बात करिए, उसके मुद्दों की बात करिए। अरे अपने भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है कि आपके मंत्री किस तरह लूट खसोट करके देश की सुधांशु जी, आपको क्या कहना है महंगाई का? सुधांशु जी, आप महंगाई के बारे में क्यों चुप हैं? आज 100 रुपए हो गया इसका मूल्य, प्याज का मूल्य, क्यों चुप हैं? सुधांशु जी क्या करे? वो जाके आत्महत्या करे? अरे सुनिए सुधांशु जी, आप भी राहुल गांधी की तरह इमोशनल हो रहे हैं। एक सेकंड, आप भी राहुल गांधी की तरह कैसे इमोशनल हो रहे हैं? एक सेकंड, इमोशनल मैं नहीं हो रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि मुद्दे की जगह आप क्या कर रहे हैं? सांप्रदायिक राजनीति लाना चाहते हैं। देखिए विडंबना, देखिए जिनको आप सांप्रदायिक कहते हैं वो विकास की बात करना चाह रहे हैं। हमको दंगे की बात करते हैं, हम नहीं करते, आप कर रहे हैं। और जिनको आप धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं, उनका सारा एजेंडा क्या है? उनका सांप्रदायिक एजेंडा है। ये भी कमाल है। चलिए सुधांशु जी, हम तो सांप्रदायिक है, ये धर्मनिरपेक्ष है। अरे इस समय आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये नकाब को बेनकाब करिए। बात मुद्दों की होनी चाहिए, देश के मुद्दों की बात होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं महंगाई की बात? सुधांशु जी, क्यों नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी? सुधांशु जी, आपने कहा देश के अंदर क्यों नहीं महंगाई की बात होनी चाहिए, क्यों नहीं सुरक्षा की बात हो रही है? रीता बोगड़ा जोशी जी, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। आप जवाब देंगे जो सुधांशु जी कह रहे हैं? देखिए मित्तल जी, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, इससे कोई बात सिद्ध नहीं होती। सीधी सी बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि देश के सामने आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है तो बोल दें, सांप्रदायिक तनाव कोई मुद्दा नहीं है ये बोल दें। ये बात करते हैं मुजफ्फरनगर पर इनके चेहरे पे कालिक लगी है जो मिटा नहीं सकते। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर इनके कब्जे में नहीं आएगा तो ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठा पाएंगे मोदी को, ये नहीं सत्ता में आ पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराते हैं, कभी 84 कोस कराते हैं, कभी पंचकोस कराते हैं, कभी मुजफ्फरनगर में सीडी लोड करते हैं, झूठी सीडी लोड करके घृणा फैलाते हैं, हमको कहानी बताते हैं। ये जब आंध्र में चुनाव होने वाला होता है विधानसभा का, उसके पहले मक्का मस्जिद में ब्लास्ट कराते हैं। ये राजस्थान के चुनाव के पहले वहां ब्लास्ट कराते हैं, महाराष्ट्र में करवाते हैं, गोवा में करवाते हैं। प्रश्न यहाँ ये नहीं है। राहुल गांधी जी सांप्रदायिकता के, उन्होंने एक मुद्दा ये लिया कि अगर हम इस देश में घृणा फैलाकर, चाहे क्षेत्रवाद की घृणा हो, चाहे वो आपकी सांप्रदायिक घृणा हो, अगर हम घृणा फैलाकर देश को तोड़ेंगे तो ये देश प्रगति नहीं कर पाएगा। ये मूल की बात है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा की बात उन्होंने करी, उन्होंने राजनीतिक बेस को जो आधार है उसको बढ़ाने की बात करी, उन्होंने युवाओं की भूमिका की बात करी, उन्होंने भूमि अधिग्रहण की बात करी। कौन सी बात छोड़ते हैं राहुल? चलिए आपको लगता है राहुल गांधी उन मुद्दों को, आपको लगता है राहुल गांधी उन मुद्दों को उठा रहे हैं? आपको लगता है उन मुद्दों को उठा रहे हैं? सुधांशु जी, राहुल गांधी ने अगर खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में बात कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो लोगों को जोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको अचानक आप बड़े इमोशनल हो गए और आपने कहा कि भाई जो मुसलमान तो इस बात का देशभक्त है। आपके छत्तीसगढ़ में टिकटों का बंटवारा होता है, एक भी मुस्लिम को आप टिकट नहीं देते। गुजरात के अंदर टिकटों का बंटवारा होता है, एक भी मुस्लिम को आप टिकट नहीं देते, और आप मुसलमानों को देशभक्त बता रहे हैं। ये दोयम बात हुई ना। इस समय देश के, सुनिए आशुतोष जी, इस समय देश के संविधान को संशोधित कर दीजिए, आप कहिए, और कहिए धर्म के नाम पे देश के अंदर संसद में और असेंबलियों में रिजर्वेशन होगी। अरे क्या ये महज इत्तेफाक है? एक सेकंड, क्या ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि छत्तीसगढ़ के अंदर आप किसी को टिकट नहीं दोगे, आप गुजरात के अंदर किसी को टिकट नहीं दोगे, और आपके तो मुसलमान देशभक्त हैं? बोलने दीजिए जी, एक सेकंड। मतलब अगर टिकट मिलेगा तो मुसलमान देशभक्त हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो देशद्रोही हो जाएगा? क्या मानसिकता आप देते क्यों नहीं? और सुनिए आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं, सुनिए, ये जात पात, सुनिए आशुतोष, मेरे को बोलने दीजिए। ये जात पात और धन की राजनीति आपको मुबारक, कांग्रेस को मुबारक। देश मैं तो आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, आप मुसलमानों को अगर इतना ही देशभक्त मानते हैं तो गुजरात में 2002 के बाद से आज तक किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया गया? छत्तीसगढ़ की 90 सीट में से किसी को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल तो लोग पूछेंगे आपसे। किस समुदाय के किस लोगों को टिकट देनी है ये आपका होगा। मैंने जैसे कहा, अगर इस देश में समुदाय के हिसाब से टिकटें देनी है तो देश के संशोधन कर दीजिए संविधान का। और जब तक संविधान कहता है कि कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन पे आप नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट यू में से। हम नहीं देंगे, बात आई है, हम नहीं टिकट नहीं देंगे मुसलमान। मेरा कहना है मौलाना, सुनिए मौलाना जो है मदनी का आपने बयान सुना है, क्या कहते हैं वो? आज मोदी का नाम लेके ये मुसलमानों में दहशत फैलाना चाहते हैं वोट की राजनीति के लिए। कांग्रेस के बारे में मौलाना मदनी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं।
क्यों ये वास्तविकता है। आज देश के अंदर मुद्दे कुछ और हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं महंगाई के मुद्दे को बोलने को तैयार है? क्यों 100 रुपए के ये प्याज हो गया क्यों नहीं बोलने को तैयार है? आज डिबेट क्या होना चाहिए? आज ये डिबेट होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ आप कोशिश सब जने क्या करें? सांप्रदायिकता का डिबेट। 84 के दंगों की बात करके आज समुदाय के जख्मों को फिर आप सुधांशु जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दरअसल पूरे मामले को भावुक करके उसका सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाने की कोशिश करें? मैं आपको रोकूंगा। प्रभु जी, जो बात सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं, क्या उस बात में दम है क्या कि दरअसल अब असल मुद्दों के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते? क्योंकि जब असल मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, महंगाई का जिक्र होगा, भ्रष्टाचार का जिक्र होगा, घोटालों का जिक्र होगा और शायद उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होगा। तो क्या यह मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे राहुल गांधी? ये शुरू में मैंने कहा ना आपको कि उनके पास ये पोलराइजेशन जब तक देश में नहीं होगा, वोट कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनको नहीं मिलेंगे। जब तो महंगाई का सवाल है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। मैंने इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे टीचर रहे हैं। तो जब महंगाई की बात, सब्जी के भाव अगर भोपाल में बढ़ रहे हैं, वो यहाँ शरद पवार की वजह से तो नहीं बढ़ रहे हैं ना। तो एक अपनी सीजनल प्रॉब्लम होती है। और संजय पुगलिया जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है हमारे बैठे हुए हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर महंगाई जो है सबसे बड़ा मुद्दा 1980 से लेकर के आप कोई भी चुनाव का पोल उठा लीजिए, महंगाई और करप्शन सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। उसके ऊपर चुनाव कभी ना जीता गया ना कभी हारा गया है। चुनाव हमेशा या तो नेतृत्व के ऊपर जीता जाता है, नाम से जीता जाता है नेता के, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अनफॉर्चुनेटली बात यही है। इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव के अंदर भी मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, आप और हम पिछले 10 दिन से दिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस बात के लिए नहीं कि सीडब्ल्यूजी में क्या हुआ या स्कैम में क्या हुआ, कि हर्षवर्धन चुनाव जिता पाएंगे या विजय गोयल जिता पाएंगे। तो ये सुधांशु मित्तल जो बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी के अंदर मुद्दों के ऊपर, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर कितने दंगे इन्होंने किए? कुछ भी नहीं किए। एक सिंपैथी करते रहे लोगों के ऊपर, 2-4 बार प्रदर्शन कर दिए। कंसिस्टेंसी करप्शन के मामले में हो चाहे किसी और मामले में हो, किसी पार्टी में नहीं है। मैं कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर रहा। और राहुल गांधी को लगा और कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि क्योंकि अगर वापस सत्ता में आना 206 सीटें तभी आएंगी जब आप देश के अंदर पोलराइजेशन करेंगे और प्रिंसिपल जिसके ऊपर कांग्रेस समझती है कि वो विश्वास करती है। जैसे रीटा जी कह रहे हैं कि उनका विश्वास है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस को कोई भी मात नहीं दे सकता। ये सच भी है, चाहे वो वोट की बैंक की राजनीति करते हो, परंतु ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। और मोदी अब की, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी ने अपना ट्रैक बदल दिया है। वो कभी भी अब राष्ट्रवाद की बात ज्यादा नहीं करते या हिंदू मुसलमान की बात ज्यादा नहीं करते, वो सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो ये अपना उस ट्रैक पर लाना चाहते हैं किसी तरह से कांग्रेस पार्टी की पोलराइजेशन हो जाए, जिसमें सेक्युलरिज्म वर्सेस नॉन सेक्युलरिज्म एक इश्यू बन जाएगा। तभी कांग्रेस को अपनी साख बचाने में आसानी रहेगी कि उस मामले में उनकी साख बीजेपी के मुकाबले में अच्छी है। जैसे आपने सवाल उठाया कि मुसलमानों को सीट क्यों नहीं देते आप, मुसलमानों का कोई महामंत्री भी नहीं बनाते, मुसलमानों को छोड़ दीजिए आप। आप देखें शाहनवाज हुसैन को स्पोर्ट्स पर्सन बता दिया, पर जो एमएसएफ थे उनके अंडर जो राजीव प्रताप रूडी वो महामंत्री बन गए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो इसलिए ये सिंबोलिज्म हर पार्टी में चलता है कि बीजेपी वालों को लगता है कि विकास के मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए वो विकास के मुद्दे को आगे रखना चाहते हैं। कांग्रेस को लगता है कि करप्शन के मामले, राहुल गांधी को पर्टिकुलरली लगता है कि करप्शन के मामले में, बाकी मामले में वो अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, परंतु सेक्युलरिज्म के नाम पर वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, कांग्रेस का झंडा गाड़ सकते हैं, इसलिए वो उन मुद्दों को टच नहीं करना चाहते। बिल्कुल प्रभु संजय जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी की ट्रैप है क्या कि अगर मिसेस गांधी की हत्या की बात करेंगे तो लोग 84 के दंगों का जिक्र करेंगे और तब कांग्रेस पार्टी की छवि एक ऐसी पार्टी की भी हो सकती है कि जिसके रिजीम में दंगे हुए और सिखों का कत्लेआम हुआ। या अगर आप राजीव गांधी की हत्या के बारे में बात करेंगे तो तमिल एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो क्या ये राहुल गांधी एक ट्रैप में भी फंस सकते हैं क्या? संजय जी आपसे पूछ रहा हूं। जी, हमको लगता है कि इसमें ये खतरा बिल्कुल है जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो एक पुराने वक्त में जब हम थे, जब सामंत प्रवृत्ति हमारे दिमाग में रहती थी और परिवार ने ये किया वो किया, कुर्बानियां की, ऐसी बातों को सुन करके कुछ दिल पिघल जाता था। देखिए, याद रखिए, बहुत गुस्सा आया था देश को, तभी तो इंदिरा जी की कुर्बानी के बाद देश ने जवाब दे दिया था चुनाव में। राजीव के वक्त भी गुस्सा आया था और उस वक्त भी एक जनादेश दे दिया था कांग्रेस के पक्ष में। उस गुस्से का रिवाइंड
जिस तरीके से ये चाहते हैं कि एक मार्केट के प्रोडक्ट की तरह से हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। बल्कि मुझे फिक्र इस बात की है कि अब जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में जो आकांक्षाएं हैं, उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा के साथ, रीजन्ड आर्ग्यूमेंट पर, और आप बेचारगियों की, कुर्बानियों की, मैं और मेरे परिवार की, मेरे परिजनों की कहानियों में जाएंगे, तो ये रिस्की स्ट्रेटजी है। पोलराइजेशन का काम दोनों पार्टियां कर रही हैं, करती रहेंगी, लेकिन ये कितना कन्विंसिंग पैकेजिंग होकर के बिकेगा, आज जो चुरू में हुआ है, देखिए इस तरह का इमोशन वो काठ की हांडी है जो एक बार चढ़ती है चूल्हे पे, दोबारा तिबारा नहीं चढ़ती। आपको लगता है काठ की हांडी जो एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती? संजय जी, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के पहले एक सवाल मैं जरूर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी जिस तरीके से अच्छी स्पीच नहीं देते हैं, वो अच्छी हिंदी शायद नहीं बोल पाते, मुद्दों को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं, लेकिन आज चुरू की स्पीच से कम यह लगा कि राहुल गांधी ने अच्छी हिंदी भी बोली और साथ ही साथ एक कनेक्ट करने की कोशिश भी की। क्या एक वक्ता के तौर पर, क्या मुद्दों को रखने के तौर पर, क्या उनके अंदर थोड़ी परिपक्वता सामने नजर आ रही है?